आज की इस चर्चा में इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीनियस की जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, सचमुच हमारी रातों को रोशन किया। लेकिन अंत में उनके पास क्या था? सिर्फ बिना चुकाए बिल और एक खाली बटुआ। निकोला टेस्ला के शानदार दिमाग और उनके चौंकाने वाले वित्तीय संघर्षों की ये पूरी कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आधुनिक दुनिया का निर्माता आखिर कंगाली में कैसे मरा? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी हैरान कर देगा। मतलब जिस इंसान ने दुनिया भर के उद्योगों को ऊर्जा दी, वो खुद अपने आखिरी दिनों में पाई का मोहताज कैसे हो गया? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसे इंसान के उत्थान और पतन की बेहद दुखद कहानी है जो विज्ञान में तो जीनियस था, लेकिन व्यापार और राजनीति में पूरी तरह से फेल। टेस्ला की पूरी जिंदगी को अगर देखें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ जरा उनके दिमाग को देखिए, दुनिया भर में उनके नाम लगभग 300 पेटेंट थे। एसी पावर सिस्टम, रेडियो कंट्रोल, ये सब उन्हीं की देन है। और दूसरी तरफ उनका बटुआ, उन्हें उनकी अपनी ही कंपनियों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और अंततः एक साधारण से होटल के कमरे में भारी कर्ज में डूबे हुए उनकी मृत्यु हो गई। आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे विज्ञान का ये बेताज बादशाह कॉर्पोरेट दुनिया में महज एक मोहरा बनकर रह गया। अब उनकी आर्थिक विफलताओं को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका दिमाग आखिर किस लेवल पे काम करता था। उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी, मतलब पूरी की पूरी सर्बियाई कविताएं उन्हें शब्दशः याद थी। स्कूल में तो वो इंटीग्रल कैलकुलस अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे और टीचर्स को लगता था कि वो चीटिंग कर रहे हैं। वो पहाड़ों में रहकर सेना की भर्ती से भी बचे। और सबसे बड़ी बात, वो इतने बड़े विजनरी थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को पेपर पर उतारने से पहले अपने दिमाग में ही बनाकर उसे चलाकर देख लेते थे। उनका दिमाग सच में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग, एक नेक्स्ट लेवल पर काम करता था। टेस्ला का पॉलीफेज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम, ये सच में एक ऐसा आविष्कार था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अब लंबी दूरी तक हाई वोल्टेज बिजली पहुंचाना मुमकिन था। और उनके एसी इंडक्शन मोटर की सबसे कमाल की बात यह थी कि उसमें कम्यूटेटर की जरूरत ही नहीं थी। मतलब कोई स्पार्किंग नहीं, कोई टूट फूट नहीं। ये एक प्योर इंजीनियरिंग चमत्कार था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, एक महान इंजीनियर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक महान बिजनेसमैन भी होंगे। और यहीं से उनकी व्यावसायिक भूलों का सिलसिला शुरू होता है। जब टेस्ला अमेरिका आए तो उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम करना शुरू किया। एडिसन ने उनसे जनरेटर को फिर से डिजाइन करने के लिए $50,000 के बोनस का वादा किया था। टेस्ला ने महीनों दिन रात एक करके वो काम पूरा कर दिखाया। लेकिन जब उन्होंने पैसे मांगे तो एडिसन साफ मुकर गए। उनका जवाब था, टेस्ला, आप हमारे अमेरिकी हास्य को नहीं समझते। टेस्ला, जो व्यापारिक चालाकियों से कोसों दूर थे, इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत नौकरी छोड़ दी। अब जरा सोचिए, उस समय के $50,000 की आज के समय में क्या कीमत होगी? ये रकम आज के हिसाब से लगभग $1.7 मिलियन, यानी करीब 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये उस भारी नुकसान का प्रतीक है जो टेस्ला ने अपने करियर की शुरुआत में ही उठा लिया था। इस पहली बड़ी घटना ने यह साबित कर दिया था कि टेस्ला लैब में चाहे जितने बड़े जीनियस हों, कॉर्पोरेट दुनिया की राजनीति और धोखेबाजी के सामने वो बिल्कुल नादान थे। और ये चीज़ हमें उनके 1880 के दशक के करियर के उतार चढ़ाव में साफ दिखाई देती है। एडिसन को छोड़ने के बाद 1885 में टेस्ला ने इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर खुद की कंपनी शुरू की। लेकिन हुआ क्या? बहुत जल्द उन चालाक इन्वेस्टर्स ने उन्हें उनकी ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टेस्ला ने अपने ही पेटेंट्स पर कंट्रोल खो दिया क्योंकि उन्होंने शेयर्स के बदले उन्हें कंपनी को सौंप दिया था। नौबत यहां तक आ गई कि 1886 में उस महान वैज्ञानिक को अपना पेट पालने के लिए दिन में सिर्फ $2 की दिहाड़ी पर गड्ढे खोदने का काम करना पड़ा। ये एक बहुत ही भयानक पतन था। खैर, फिर किस्मत ने पलटी मारी। 1888 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उनके एसी मोटर की असली ताकत को पहचाना और उनके साथ एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसकी शर्तें जरा सुनिए, $60,000 नकद और स्टॉक, $2,000 प्रति महीने की कंसल्टिंग फीस और सबसे बड़ी बात, हर पैदा होने वाले एसी हॉर्स पावर पर $2.5 की रॉयल्टी। मतलब इस अकेले कॉन्ट्रैक्ट के दम पर टेस्ला को उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाना चाहिए था। तो फिर सवाल उठता है, उन्होंने इसे क्यों छोड़ दिया?
कोई भी इंसान इतनी बड़ी अकल्पनीय दौलत को अपने हाथों से क्यों जाने देगा? 1890 के आर्थिक संकट के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेस्ला ने इस रॉयल्टी से खुद ही मुंह मोड़ लिया? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जहां टेस्ला का विज्ञान के प्रति पागलपन उनके बिजनेस सेंस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। हुआ ये कि जब वेस्टिंगहाउस आर्थिक संकट में फंसे तो उनके इन्वेस्टर्स ने उस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का दबाव बनाया। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को सीधे सीधे बता दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी डूब जाएगी और एसी सिस्टम का जो सपना है वो वहीं खत्म हो जाएगा। टेस्ला के लिए एसी पावर को दुनिया तक पहुंचाना अमीर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस रॉयल्टी वाले कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। इसे महानता भी कह सकते हैं और शायद सबसे बड़ी व्यावसायिक भूल भी। लेकिन उनके लिए विज्ञान की शुद्धता वित्तीय सुरक्षा से कहीं बढ़कर थी। 1890 के दशक तक आते आते उनकी महत्वाकांक्षाएं एक अलग ही लेवल पर पहुंच गईं। अब उनका ध्यान सिर्फ तारों से बिजली भेजने तक सीमित नहीं था, वो पृथ्वी के माध्यम से वायरलेस तरीके से ऊर्जा और सिग्नल भेजना चाहते थे। उनका मानना था कि पूरे ग्लोब का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में मुफ्त बिजली पहुंचाई जा सकती है। ये आइडिया सुनने में कितना शानदार और आदर्शवादी लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था और इसी चीज ने उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया की असलियत से और दूर कर दिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। 1901 में लॉन्ग आइलैंड में वार्डनक्लिफ टावर बनाने के लिए उन्होंने वॉल स्ट्रीट के दिग्गज जेपी मॉर्गन से $1,50,000 की भारी भरकम फंडिंग हासिल कर ली। आज के हिसाब से सोचें तो ये रकम कोई $5.8 मिलियन के आसपास बैठती है। मॉर्गन को लग रहा था कि इससे एक प्रॉफिटेबल वायरलेस संचार प्रणाली बनेगी जिससे खूब मुनाफा होगा। लेकिन टेस्ला, उनका सपना तो पूरी दुनिया को मुफ्त ऊर्जा बांटने का था। और यहीं पर बाजार की चाल को समझने में टेस्ला की सबसे बड़ी नाकामी खुलकर सामने आ जाती है। एक तरफ टेस्ला का विजन था, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, बिना किसी सॉलिड फंड के दुनिया भर में मुफ्त बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, और दूसरी तरफ थे गुग्लिल्मो मार्कोनी, जिनका लक्ष्य बहुत ही फोकस्ड और बाजार के हिसाब से था, सिर्फ एक साधारण रेडियो सिग्नल प्रसारित करना जिसे इन्वेस्टर्स का भरपूर सपोर्ट मिला। टेस्ला पावर पॉलिटिक्स और बाजार के मुनाफे वाले इस खेल को समझ ही नहीं पाए और इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी रहा। दिसंबर 1901 में मार्कोनी ने इंग्लैंड से न्यूफाउंडलैंड तक एस अक्षर का सफलतापूर्वक ट्रांसमिशन कर दिया। मार्कोनी ने वो रेस जीत ली थी। इस एक घटना ने जेपी मॉर्गन और बाकी इन्वेस्टर्स को टेस्ला के उस महंगे और अस्पष्ट वार्डनक्लिफ प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने का एक सॉलिड बहाना दे दिया। सारा पैसा मार्कोनी के सिस्टम में जाने लगा। टेस्ला का वो ग्लोबल सपना अधूरा ही रह गया और यहीं से शुरू हुआ उनके गहरे वित्तीय पतन का सिलसिला। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पतन बद से बदतर होता गया। बिना फंडिंग के टेस्ला कर्ज के दलदल में धंसते चले गए। उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर एक के बाद एक आलीशान होटलों से बेदखल होने की एक बहुत ही दुखद कहानी है। $20,000 का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने वार्डनक्लिफ को गिरवी रख दिया। वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया से उन्हें निकाला गया, फिर सेंट रेजिस, फिर होटल पेंसिल्वेनिया और फिर गवर्नर क्लिंटन। हर जगह वो बिना चुकाए बिलों का एक पहाड़ छोड़ते गए और अंत में उनका ये सफर होटल न्यूयॉर्कर के कमरा नंबर 3327 में जाकर खत्म हुआ, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अपने आखिरी दिनों में वो लगभग बेघर होने के कगार पर थे। तब जाकर वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने उन्हें हर महीने $125 का भत्ता देना शुरू किया और उनके होटल का किराया भी भरा। लेकिन ये कोई सम्मान का प्रतीक नहीं था। दरअसल कंपनी बस ये नहीं चाहती थी कि उनका पूर्व स्टार आविष्कारक सड़क पर आ जाए और इससे कंपनी की इमेज खराब हो। इसीलिए टेस्ला के सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना इस पैसे को महज कंसल्टिंग फीस का नाम दे दिया गया। उनके जीवन के अंतिम वर्ष अकेलेपन और बहुत ही अजीबोगरीब आदतों से भरे हुए थे। उनका गुजारा पूरी तरह से उधार पर चल रहा था। जिस निर्दयी व्यापारिक दुनिया ने उन्हें धोखा दिया था, उससे दूर अब उन्हें शहर के घायल कबूतरों की देखभाल करने में सुकून मिलने लगा था। मतलब भारी कर्ज में होने के बावजूद उन्होंने एक सफेद कबूतर के इलाज पर करीब $2,000 तक खर्च कर दिए। उनकी डाइट भी बस दूध, ब्रेड, शहद और सब्जियों के रस तक सीमित रह गई थी। हर साल वो अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और डेथ रे जैसे हथियारों या ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाली मोटरों के बड़े बड़े दावे करते, जिनका उनके पास कोई व्यवहारिक सबूत नहीं होता था।
अगर हम इन सभी बातों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो यह साफ है कि टेस्ला की ये वित्तीय बर्बादी असल में कॉरपोरेट राजनीति और बाजार के मुनाफे से ऊपर विज्ञान की शुद्धता को चुनने की कीमत थी। वो दिल से एक मानवतावादी थे। उनका पक्का विश्वास था कि विज्ञान का असली मकसद पैसा छापना नहीं बल्कि पूरी मानवता का उत्थान करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें अपने इस आदर्शवाद की बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी पूरी संपत्ति और प्रतिष्ठा खोकर। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। अगर एक ऐसा जीनियस इंसान जिसने सचमुच पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, वो कॉर्पोरेट लालच और व्यापार की चालाकियों के उस अंधेरे को पार नहीं कर सका, तो ये विजन और कॉमर्स के बीच के टकराव के बारे में क्या कहता है? आखिर इस दुनिया में इनोवेशन की असली कीमत क्या है? आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण इस महान और जटिल व्यक्तित्व को गहराई से समझने में मददगार रहा होगा।